हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास। तो दोस्तों, इससे पहले जो क्लास नंबर 23 डाली थी उसमें मैंने देवनागरी लिपि की विशेषता बताई थी और साथ ही साथ आपको सिलेबस के अंदर से भी मैंने दिखाया था कि हम कौन सा टॉपिक और कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 हमने शुरू कर रखी है और यूनिट नंबर 1 की ही ये 24 यानी कि 24वीं क्लास है। तो दोस्तों, HPSC का सिलेबस और UGC नेट का सिलेबस सेम है, इसलिए आप ये HPSC जो आपका UGC नेट है उसके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही जो PGT एस्टेट है, TGT एस्टेट है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। अब टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और टॉपिक है देवनागरी लिपि। अब हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। तो क्लास नंबर 22 में हमने देवनागरी लिपि के नामकरण के बारे में पढ़ा कि देव नाम कहाँ से आया, नागरी नाम कहाँ से आया, देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले, तो सब ये हमने उस वीडियो में पढ़ा। उसके बाद हमने देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं पढ़ी जो DSSB, KVS, NVS, एस्टेट, नेट, HPSC हर जगह जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास। तो ये शब्द मानकीकरण को आप पहले समझ लें, जैसे कि एक मानक शब्द है और मानक शब्द से ही मानकीकरण बड़ा है इसमें परतें जोड़ने पर। तो जैसे कि हम साइंस वगैरह में पढ़ते हैं कि जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की क्या है और डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। तो इसी तरीके से हिंदी में उसे मानक कहते हैं। तो इसी तरीके से प्रयास किया गया कि हिंदी का भी मानकीकरण किया जाए, कोई स्टैंडर्ड जो है हिंदी को भी प्रदान किया जाए। तो इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए। कुछ प्रयास हैं जो व्यक्तिगत तौर पर किए, यानी कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रयास किए, और कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी को मानकीकरण दिलाने के लिए, हिंदी को मानक भाषा बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, प्रयास किया। ठीक है, तो ये सारा हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न UGC नेट में भी और PGT एस्टेट में भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब सब्जेक्टिव फॉर्म में इस टॉपिक को मैंने उठाया क्योंकि HPSC में सब्जेक्टिव पेपर आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद, स्क्रीनिंग एग्जाम होने के बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो दोस्तों, आप पेन और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठें और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करते जाएं। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के साथ ही देवनागरी लिपि के मानकीकरण का सवाल उठना शुरू हुआ। देखो, हिंदी को स्वाधीनता आंदोलन में, भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चले थे उसे स्वाधीनता आंदोलन कहते हैं। और स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी को क्या है कि राष्ट्रभाषा का तो दर्जा मिल गया। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो एक बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देते हैं। लेकिन जब वही भाषा ऑफिशियल दफ्तरों, कार्यालयों में प्रयोग की जाने लगती है तो उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मानक भाषा दिलाने के लिए प्रयास किया गया और सवाल उठने शुरू हुए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो मिल गया, देवनागरी लिपि का मानकीकरण और किया जाए। अब यहाँ पर लिपि का मानकीकरण है या भाषा का नहीं, क्योंकि कोई भी भाषा जो है उसके व्याकरणिक, उसके वर्णमाला से ही बनता है। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सवाल उठने शुरू हुए और इस संबंध में कई व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयास किए गए। अब हम एक एक कर देखेंगे कि व्यक्तिगत प्रयास किसने किया। तो सबसे पहले ये जो प्रयास हम व्यक्तिगत पढ़ेंगे कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया, उसके बाद फिर किसने किया। तो ये सीक्वेंस में लगाना भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें हर तरीके से ये जो पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रयास संभवतः बाल गंगाधर तिलक ने किया। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि हिंदी को देवनागरी लिपि का मानकीकरण करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने।
उन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए एक फ़ॉन्ट तैयार किया जिसे तिलक फ़ॉन्ट के रूप में प्रसिद्धि मिली। फ़ॉन्ट आप पढ़ते हो ना, जैसे कि कंप्यूटर में हम फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करते हैं, किसी को इटैलिक, किसी को बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो वो फ़ॉन्ट ही हैं। हिंदी के भी अपने फ़ॉन्ट हैं। तो याद रखना, ये जो एस्टेट में हरियाणा जीके में भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी उसका नाम क्या है, तो केसरी पत्रिका थी। इसमें इन्होंने एक फ़ॉन्ट तैयार किया और जिसको नाम मिला तिलक फ़ॉन्ट। इस फ़ॉन्ट में अनावश्यक संकेतों को काट छाट दिया गया और पूरी देवनागरी के लिए 190 टाइपों का फ़ॉन्ट सामने आया। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश का एक अपना कीबोर्ड होता है, कुछ इसी प्रकार से हिंदी के लिए भी कुछ देवनागरी लिपि के लिए 190 टाइपों का फ़ॉन्ट सामने आया और ये किसने तैयार किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही जस्टिस शारदा चरण मित्र ने लिपि विस्तार परिषद का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना था। देवनागरी में वे ऐसे सुधार करने के पक्ष में थे जिससे अन्य भारतीय भाषाओं के सारे संकेत इस लिपि में समाहित हो जाएं। ध्यान से, इसमें कोई खास बात पूछने वाली नहीं है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही जस्टिस शारदा चरण मित्र ने, एक व्यक्ति था, जस्टिस था शारदा चरण मित्र ने लिपि विस्तार एक परिषद, एक संस्था से बनाई इन्होंने। उसका नाम था लिपि विस्तार परिषद। कि लिपि का विस्तार किस प्रकार से किया जाए, तो उसके लिए एक परिषद, एक मंडल बनाया, जिसका उद्देश्य क्या था कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना था। देवनागरी में वो कुछ ऐसा सुधार करना चाहते थे जिससे अन्य भारतीय भाषाओं के सारे संकेत जो है ना, इसी लिपि में आपको समाहित हो जाए। उसके बाद है कि 20वीं सदी के आरंभ में ही सावरकर बंधुओं ने, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिकतर बुक्स में आपको सबसे पहला नाम बाल गंगाधर तिलक का मिलेगा, फिर ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक बुक्स हैं जो बहुत डीप से आपको बताती हैं, तो उनमें ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। फिर अन्य बुक जो आप भी पढ़ेंगे तो उसमें सीधे तौर पर आपको ये पॉइंट मिलेगा। 20वीं सदी के आरंभ में ही सावरकर बंधुओं ने स्वरों के लिए ए की बारखड़ी तैयार की। इसमें सारे स्वरों को ऐसे ही मात्रा जोड़कर लिखा जाता था। तो ए की बारखड़ी किसने तैयार की, ये ध्यान रखना। तो ये की वीर सावरकर ने। दूसरा प्रयास किया वीर सावरकर ने, पहला किया बाल गंगाधर तिलक ने। और जो ए के स्वर थे, जैसे कि हम कै के बाद आ की मात्रा लगाते हैं, फिर कै पे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, फिर कै पे बड़ी ई की मात्रा, तो अंग और ए तक इस प्रकार से हम मात्राएं लगाते चलते हैं। तो ऐसे ही क्या किया कि ये जो थे वीर सावरकर थे, इन्होंने स्वर के ऊपर मात्रा जोड़कर लिखना शुरू किया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ई, बड़ी ई, छोटी ई, ए, आई, इस तरीके से। तो ये प्रयोग जो है ना, ये प्रयोग महाराष्ट्र में काफ़ी प्रचलित हुआ। महात्मा गांधी ने भी अपने पत्र हरिजन सेवक में शैली का प्रयोग किया। अब ये जो है स्वरों के ऊपर मात्रा लगेंगी, ये बात किसने कही थी? वीर सावरकर ने कही थी। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ प्रचलित हुई? ये महाराष्ट्र में काफ़ी प्रचलित हुई थी। साथ ही में महात्मा गांधी की एक पत्रिका निकलती थी और पत्रिका का नाम था हरिजन सेवक। पहले हरिजन नाम दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो पत्रिका थी किसने निकाली थी? महात्मा गांधी ने। और इस शैली का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन सेवक में शैली का काफ़ी प्रयोग किया था। कौन सी शैली? ये मात्रा वाली, स्वरों पर मात्रा लगाने वाली। उसके बाद आता है अन्य व्यक्तिगत प्रयासों में काशी के श्रीनिवास, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अधिकांश बुक में अब आपको तीसरे नंबर पर श्रीनिवास दास जी का मिलेगा। और श्रीनिवास आपको ना ये नीचे वाला पॉइंट दे के पूछ लिया जाएगा कि ये किसने किया था, ये सुझाव किसने दिया था, तो याद रखना है श्रीनिवास दास। तो तीसरा जो प्रयास था वो काशी के श्रीनिवास दास का प्रयास महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि सारे महाप्राण व्यंजनों को हटा दिया जाए। अल्प प्राण और महाप्राण मैंने बताया था, जैसे कि क, ख, ग और घ है हमारे पास, ठीक है। तो 1, 3, 5 मैंने बताया था अल्प प्राण होते हैं, 2 और 4 क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो महाप्राण व्यंजनों को हटा दिया जाए तथा अल्प प्राण व्यंजनों के नीचे डॉलर का ये जो साइन है, सॉरी, इस तरीके से इसे हम हिंदी में दीर्घ के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से जो बना हुआ है ये संकेत करके ही महाप्राण व्यंजनों को व्यक्त कर दिया जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम छंद पढ़ते हैं
तो एक सिंगल मात्रा के लिए हम एक डंडा लगाते हैं और जब दो मात्रा के लिए हम इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये दीर्घ है। तो ये सुझाव किसने दिया था? श्रीनिवास दास ने दिया था। महाप्राण व्यंजनों की जगह हम इस संकेत का प्रयोग करें, तो ये सुझाव दिया था श्रीनिवास दास ने, क्योंकि यहाँ पर लिपि का मानकीकरण हो रहा है, ना कि भाषा का। डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मात्राओं के वर्णों के ऊपर नीचे दाएं बाएं होने से जो समस्या पैदा होती है, मतलब गोरखनाथ जी ने ये कहा था कि जो मात्राएं हैं हमारी, देखो कोई तो ये बाईं तरफ लगी, फिर ये मात्रा दाईं तरफ लगी, एक मात्रा है जो हम नीचे की तरफ लगाते हैं, एक मात्रा है जो हम ऊपर ऐसे लगाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इनसे जो समस्या पैदा होती है उसके निराकरण के लिए मात्राओं को वर्णों के बाद अलग से दाहिनी ओर लिख देना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ द ई की मात्रा देखो दाहिनी तरफ लिखी हुई है, फिर पै आ पा की मात्रा, और वैसे ये ऐसे बन गया महीना। तो इस तरीके से इन्होंने लिखने के लिए बताया कि हमें दाहिनी तरफ जो है मात्राओं को लिखना चाहिए। तो ये सुझाव किसने दिया था? गोरखनाथ जी का था। ये अलग अलग आपको ध्यान रखना है कि कौन से व्यक्ति ने क्या सुझाव दिया था, बस यही पेपर में पूछा जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है श्याम सुंदर दास जी का, एक बार पीजीटी एस्टेट का पेपर उठाकर देखना, ये प्रश्न भी पूछा गया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पंचम वर्ण के स्थान पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। हर वर्ग में पंचम वर्ण आता है, कवर्ग में क ख ग घ ड, जैसे ये पंचम वर्ण है। चवर की बात करें तो चवर में ये पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण की जगह पर अनुस्वार से काम चलाया जाए, ये बात किसने कही थी? श्याम सुंदर दास ने। इन फ्यूचर अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो इससे आप एक ट्रिक बना सकते हैं, और यही ट्रिक मैंने बना रखी थी। क्या कर रखा था? जैसे कि सुंदर, श्याम सुंदर, तो सुंदर में भी अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार की बात किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने की थी। इसी प्रकार से मैंने एक और ट्रिक बना रखी थी, जैसे कि सबसे पहला जो प्रयास था ये जो श्रीनिवास दास का दिया था, तो निवास, वास में क्या है? ये आ की मात्रा है। तो इन्होंने क्या कहा था? दीर्घ का ये साइन ही संकेत बताया था माँ प्राण की जगह पर। तो इस तरीके से मैंने याद रख रखा था। तो आप भी एक छोटी सी ये ट्रिक बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? विशेष रूप से ड तथा ये के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत काफी जटिल हैं। ऐसा करने से उच्चारण तो समान ही रहेगा पर लिपि सरल हो जाएगी। जैसे ये गंगा, अब इनको क्या है कि गड़ग्गा बोल देते हैं कई बच्चे इसको गलती से, तो ये अड़ह नहीं है, इसका अनुस्वार की भांति प्रयोग होता है और ये अंग से, नाक से इसका उच्चारण होता है। तो ये पढ़ा तो गंगा ही जाएगा, ये भी गंगा पढ़ा जाएगा, लेकिन जैसे कि ये चंचल आपको दिख रहा है तो इसको पढ़ते वक्त थोड़ी सी कठिनाई होती है। जिनको हिंदी के बारे में ज्ञान नहीं है तो ये थोड़े पढ़ने में दिक्कत देते थे, थोड़ी समस्या पैदा करते थे। तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि पंचम वर्ण के स्थान पर हम किसका प्रयोग करें? अनुस्वार का प्रयोग करें। तो सुंदरदास जी की बात भी आपको याद रहेगी होगी। उसके बाद अब हम कुछ देखेंगे, कुछ संस्थागत प्रयास किए गए। तो ये कौन कौन से प्रयास थे? इनमें संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। तो आपको याद रखना है कि हिंदी के देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए किस संस्था का प्रयास सबसे पहले था? तो ये संस्था थी हिंदी साहित्य सम्मेलन, और ये प्रयास कब किया गया था? 1935 में। सम्मेलन ने इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। याद रखना, एक संस्था थी हिंदी साहित्य सम्मेलन, और इस सम्मेलन ने इस वर्ष यानी कि 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में, ध्यान रखना हिंदी साहित्य सम्मेलन एक संस्था थी, सन 1935 की बात है, और इस संस्था का जो सभापति था वो महात्मा गांधी जी थे। और सभापतित्व में सम्मेलन ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ, और इस सम्मेलन ने ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था इसने मिलकर इसी वर्ष और महात्मा गांधी की सभापतित्व में, अध्यक्षता में एक नागरी लिपि सुधार समिति बनाई, जिसमें संयोजक इसके संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। सभापति कौन थे? महात्मा गांधी थे। साल कौन सा था? 1935 था। समिति ने क्या प्रमुख सिफारिशें लगाई
कि हिंदी का मानकीकरण किया जाए, तो इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। तो सावरकर बंधुओं द्वारा सुझाई गई बाराखड़ी को स्वीकार किया जाए। तो ये जो 1935 में समिति बनी थी, हिंदी लिपि सुधार समिति 1935 में, तो इन्होंने ये कहा कि इससे पहले एक व्यक्ति था सावरकर बंधु, तो उन्होंने एक ही बाराखड़ी बताई थी कि इसे प्रयोग किया जाए, और महाराष्ट्र में इस बाराखड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी जी ने भी इसे अपने हरिजन पत्रिका में इसका प्रयोग किया था। तो इस समिति ने भी ये सुझाव दिया, नागरी लिपि सुधार समिति ने, कि इस बाराखड़ी को स्वीकार किया जाए। ठीक है, बाराखड़ी अभी मैंने बताई थी। धै और भय में गुजराती घुंडी लगाई जाए। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, धै और भय में गुजराती घुंडी लगाई जाए। और उसके बाद है व्यंजन। आपको ना बस ये ध्यान रखना है कि इस समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट आपको देखकर ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा। व्यंजन संयोग में ऊपर नीचे की स्थिति को समाप्त कर दिया जाए। जैसे कि व्यंजन का हम संयोग करते हैं, जैसे कि द है, द के नीचे हम द लिखे, प्रसिद्ध लिखते हैं, जैसे कि शब्द लिखते हैं तो द के नीचे ही हम ध लिखते हैं। तो ध धनुष जो है आपको यहाँ दिखने में आधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर द जो है ना, द दवात वाला आधा है, और ध धनुष जो है ये पूरा है। इसने इस द को उठा रखा है अपने गोद में सहारा देने के लिए, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या कहा कि व्यंजन संयोग में ऊपर नीचे की जो स्थिति है ना, जैसे ये ऊपर है ये नीचे है, इसको समाप्त कर दिया जाए और इसे अलग से लिखा जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आदि के स्थान पर क्रम से द और ध, ये दो द हैं, इस तरीके से मिलकर जो लिख रखा है। तो इन्होंने कहा कि एक द आधा और एक द जो पूरा है, इसे इस तरीके से लिखा जाए। और फिर अगली बात इन्होंने सिफारिश कौन सी रखी, सिरोरेखा लेखन में न रहे, मुद्रण में बनी रहे। चाहे लिखते वक्त ना भी लगाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये मुद्रित आपको दिख रही है, जैसे कि पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, आपके समाचार पत्र हैं, उस मुद्रण में जो है ये सिरोरेखा, जैसे कि कोई भी अक्षर मैंने लिखा कमल और इसके ऊपर क्या लगाई मैंने, सिरोरेखा लगाई, तो ये सिरोरेखा मुद्रण में बनी रहे, ऐसा कहा नागरी लिपि सुधार समिति ने। उसके बाद जैसे कि ये छोटी ई की मात्रा है, जैसी है वैसी ही रहे। अन्य मात्राएं जो है रेफ और अनुस्वार चिन्ह व्यंजन के बाद हटाकर अलग से लिखे जाएं। अनुस्वार चिन्ह जो है ना, जैसे कि ये स है, स के बाद ये अनुस्वार चिन्ह है, इन्हें अलग से इस तरीके से लिखा जाए। तो ये भी सिफारिश किसने लगाई थी, नागरी लिपि सुधार समिति ने। 1945 ईस्वी में एक दूसरी सभा है। अब एक सबसे पहला प्रयास 1935 में किए गई। 1935 में नागरी लिपि सुधार ने जो सिफारिशें की थी वो सारी हमने पढ़ी, ये सिफारिशें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर 1945 में एक और सभा आती है और उसका नाम है नागरी प्रचारणी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। इस सभा ने नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया। इस समिति ने श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझावों को अस्वीकार कर दिया। श्रीनिवास ने क्या कहा था कि महाप्राण ध्वनियों की जगह पर हमें इससे काम चलाया जाए, ये जैसे मैंने आपको यहीं पर बताया था, यहाँ पर हमने पढ़ा था श्रीनिवास का कि इस संकेत से काम चलाया जाए। और गोरखनाथ ने ये सुझाव दिया था कि नीचे ऊपर दाएं बाएं जो भी हम लिखते हैं, इन मात्राओं से हमें क्या होता है, थोड़ी सी समस्या पैदा होती है, तो इस तरीके से मात्राओं को लिखा जाए। तो इन दोनों सुझावों को इस समिति ने, कौन सी समिति ने, नागरी प्रचारणी सभा ने अस्वीकार कर दिया। देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला सरकारी प्रयास 1947 में किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, ये पूछा जाता है कि नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में जो प्रयास किए गए, कब किए गए, तो ये 1947 में किए गए। 1947 में देवनागरी के मानकीकरण के लिए जो प्रयास किए गए वो किसके अध्यक्षता में हुए, तो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति को अभी तक दिए गए सभी सुझावों के आधार पर संतुलित राय व्यक्त करने को कहा गया। इस समिति को ये कहा गया, सभी सुझावों के आधार पर इस समिति को अभी तक दिए गए, यानी कि ऊपर जितने भी सुझाव पड़े हैं सभी सुझावों को मिलाकर आप एक संतुलित सुझाव, एक राय हमें दें। सभी सुझावों का गहरा विश्लेषण करने के बाद समिति ने जो संस्तुतियां दी वे इस प्रकार है। अब इन्होंने क्या कहा कि सभी का सुझाव इन्होंने पढ़ा, देखा,
सभी के बारे में सोच विचार किया, सभी का विश्लेषण किया और फिर क्या कहा इस समिति ने कि ए की बारहखड़ी का प्रयोग ठीक नहीं है, ये इन्हें ठीक नहीं लगी। ये मात्राएं यथास्थान यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं बने रहें, पर उन्हें व्यंजन से हटाकर लिखा जाए। ठीक है, व्यंजन से अलग हटाकर लिखा जाए। पंचमाक्षर, ये जो पंचमाक्षर हैं 5 अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, ये सारी ए की बारहखड़ी को सही नहीं माना। ये भी 1947 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने ये कहा, ये मिले जुले कहा, सभी के प्रयासों को इसमें स्थान दिया। जिसको माना गया उसके बारे में क्या कहा, जिसको नहीं माना गया उसके बारे में क्या कहा, ये आपको याद रखने हैं। व्यंजन संयोग, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि द, इस तरीके से ये वाली बात हो रही है। व्यंजन संयोग में व्यंजनों को नीचे की ओर न जोड़ा जाए। व्यंजन संयोग की स्थिति में या तो व्यंजन की पाई को हटा दिया जाए या हलंत का प्रयोग किया जाए। तो इस तरीके से इन्हें लिखा जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा। और उसके बाद है कुछ और सुझाव हैं। सिरोरेखा लगाई जाए, ये भी इन्होंने कहा कि सिरोरेखा को हटाया न जाए। जैसे कि कहा था ना पीछे के सुझाव में, इसके लेखन में सिरोरेखा भलाई ना लगाई जाए, लेकिन मुद्रण में सिरोरेखा लगनी चाहिए। लेकिन 1947 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने ये कहा कि सिरोरेखा लगाई जानी चाहिए। जैसे निम्नांकित संकेतों का बाद वाला रूप ही मान्य हो, तो ये आप देख रहे हैं, जैसे ये ए है तो इसको इसी तरीके से माना जाएगा। ये झ इस तरह से लिखते थे, ये इसको माना जाएगा। ठीक है, ये जो ध था तो इन्होंने घुंडीदार वाले ध, गुजराती वाले ध को, जैसे कि इन्होंने बताया था पीछे, तो इसी को मान्यता दी जाए, नहीं तो पहले ध ऐसे भी लिखा जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें आप देख रहे होंगे। और अगला हम पढ़ते हैं, अगली जो संस्था थी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी वही प्रश्न पूछा जाता है। सारे अपने नोट्स में शामिल कर लेना। इन सभी संस्थाओं को लेकर इन्होंने जो सुझाव दिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1953 ईस्वी में हिंदी भाषी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ 1953 में, जिसमें समिति की सिफारिशों पर विचार किया। सम्मेलन में 2 और नए सुझाव दिए गए। 2 नए सुझाव क्या थे ये भी देख लेते हैं। तो ई की मात्रा छोटी पाई करके दाहिनी ओर लिखी जाए। ई की मात्रा पाई, पाई ये होती है खड़ी पाई, तो छोटी करके दाहिनी की ओर लिखी जाए। और रे व को ख के रूप में लिखा जाए, ताकि जैसे कि ख कई ऐसे पढ़ा लिख कर छोड़ देते हैं तो इसे रे और वह भी पढ़ा जा सकता है, तो ख को ऐसे बंद किया जाए नीचे से, ताकि इसे रव के रूप में पढ़ने का खतरा न रहे। तो ये 2 सिफारिशें किसने जोड़ी? 1953 में जो समिति बनी थी उसने। इनमें से पहले सुझाव का कड़ा विरोध हुआ और बाद में 1957 में स्वीकृत ही कर दिया गया। दूसरा सुझाव सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। भारत सरकार ने 1955 ईस्वी में इन सुझावों को मान्यता दे दी। देखो, जितने भी सुझाव जो लास्ट में पारित किए गए, इन सभी सुझावों को भारत सरकार ने 1955 में एक आयोग बना था BC खेर की अध्यक्षता में। यहाँ पर 19 सिफारिशें लागू की गई थी, 21 इसके सदस्य थे। तो इन्होंने क्या किया था, इस सुझाव को क्या कर दी, मान्यता दे दी थी। राजकीय संदर्भों में भाषा प्रयोग में लिपि के इन्हीं नियमों को स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में कई स्तरों पर प्रयास किया। सन 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई। इसमें मूलतः उन वर्णों पर ध्यान किया गया जिनको एकाधिक तरीके से लिखा जाता था। ऐसे वर्णों के लिए एक रूप निश्चित कर दिया गया, मतलब जो एक ही वर्ण कई तरीके से लिखा जाता था उसके लिए एक ही वर्ण निश्चित कर दिया गया। इसी मंत्रालय की ओर से 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। ये पॉइंट जो हैं आप पढ़ रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो सुझाव थे व्यक्तिगत प्रयास और संस्थागत प्रयास, तो ये आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।